वार्ड 1 बडगाम, दीगर उस्ताद साहिबान, प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हम महकमा फायर व इमरजेंसी सर्विस से यहाँ पर मदऊ किए गए आए हैं ताकि हम आपको आग और आग से बचाव के बारे में कुछ जानकारी दें। चूँकि इस कलील वक्त में हम आपको फायर फाइटर्स नहीं बना सकते, लेकिन हम आपको वो जानकारी देंगे, वो गाइडलाइंस बताएंगे जिससे अगर खुदा न खासा जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होगी या हमारे घरों में, हमारी सराउंडिंग में आग की जब जिधर कहीं भी अगर कोई वारदात होगी, इनिशियल स्टेज पे आप अपना रोल अदा कर सकते हो, लेकिन इनिशियल स्टेज के बाद आप पर फर्ज बनता है फायर सर्विस को कॉल करना है या लोकल पुलिस स्टेशन को कम से कम कॉल करना है। तो कुछ मिनट हमें लगेंगे यहाँ पर, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे घरों में जो ज़्यादातर आग लगते हैं गैस से, उस पर हम कैसे काबू पाएंगे, और अगर आप किसी और चीज़ में आग होगी तो उसमें आप कैसे उसमें अपना रोल अदा कर सकते हो। चूँकि आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हम आप जैसे दानिशमंदों के साथ सामने यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जब हमें पढ़ाया तो हम इस काबिल बन गए, हम यहाँ पर आ गए। तो हमें उम्मीद है थ्योरेटिकली जो भी हम आपको बताएंगे वो तकरीबन आपको पता होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमें ट्रेनिंग मिली है और हमने जो अपनी एक्सपीरियंस है जहाँ पर भी हमने आग बुझाई है, अपनी जो हमने एक्सपीरियंस कलेक्ट किए वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो आप मेहरबानी करके अच्छे से देखना। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे नेचुरल इंस्टीट्यूट जो होता है आग के वक्त, जब कहीं भी आग लग जाती है तो हम कोशिश करते हैं उस वक्त नेचुरल इंस्टीट्यूट की मदद से हम भागने की कोशिश करते हैं, उस मकान को, उस कमरे को या उस उदारे को छोड़ के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। हम अपने बच्चों को भी, अपने माँ बाप को भी, हर किसी चीज़ को उस वक्त वहीं पर छोड़ते हैं। हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, हम पहले बाहर आ जाएं, हम अपने आप को बचाएं। लेकिन आज के बाद आप पर एक फर्ज आयत आयत होता है कि जहाँ कहीं भी आग होगी सबसे पहले आपको देखना है ये कौन सी स्टेज में है, ये इनिशियल स्टेज में है या इनिशियल स्टेज से ये बाहर आ चुकी है, इसने पूरे कमरे को या पूरे स्ट्रक्चर को अपने लपेट में लिया है, फिर आपको भागना है, फिर आपको डिसीजन लेना है। तो अगर आप लोगों ने सुना, अगर हम फर्ज करें इस अदारे में खुदा ना खास्ता आग की आवाज़ आ गई, आग है, हम अब भागेंगे नहीं, पहले हम देखेंगे आग किस चीज़ में है, किस स्टेज में। तो अब अगर हम गए हिम्मत करके अंदर आग बुझाने के लिए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आग किस चीज़ में है, आग है क्या, जिसके साथ मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ, मुझे किस चीज़ के साथ इस वक्त सामना करना है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकली जैसे मैंने आपको बताया, आग बुनियादी तौर पर कुछ भी नहीं है, ये रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जो फ्यूल जलने वाला सामान होता है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, लेकिन ये रैपिड होती है और एक्सोथर्मिक होती है, जिसमें हमें हीट बाहर मिलती है। तो वही सिंपल रैपिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जैसे हम लैब में करते हैं, लेकिन जब ये इनिशियल स्टेज से बाहर आ जाती है फिर ये अनकंट्रोल्ड होकर पूरे कमरे को और पूरे स्ट्रक्चर को अपने लपेट में लेती है। तो हमें क्या करना है, जब कभी भी हम आप सुनेंगे आग है, आग है, नेचुरल इंस्टिंक्ट को हमें तोड़ना है, हमें भागना नहीं है, हमें पहले उस साइड की तरफ जाना है, चाहे वो हमारा घर होगा, हमारी सराउंडिंग होगी या स्कूल होगा, हमें देखना है आग किस स्टेट में है। अब हमें पता चल गया आग रैपिड ऑक्सीडेशन होती है फ्यूल की इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हम अपनी टर्मिनोलॉजी में, फायर सर्विस की टर्मिनोलॉजी में इसको फायर ट्रायंगल बोलते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बोला हमारा सामना आज दानिशमंदों के साथ है, टीचर्स के साथ है, इसमें हम खाली फायर ट्रायंगल नहीं बता रहे, इसमें फायर टेट्राहेड्रॉन होता है, जो इन तीनों चीज़ों में आपस में रिएक्शन होती है, उसको हम चेन रिएक्शन बोलते हैं, वो भी एक साइड से आता है। लेकिन अब इस आग को हमें रोकना है, हमारा मकसद है आग को रोकना है, अपने इस इदारे को भी बचाना है, सबसे बड़ी बात बच्चों को भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। तो जब हम इस कमरे में जाएंगे वहां पर एक फायर ट्रायंगल बन चुका होगा, एक साइड से फ्यूल होगा, एक साइड से उसको हमने इग्निशन टेम्परेचर हीट दी होगी और एयर से उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूअसली मिलती रहती है। तो जब हम देखेंगे ये फायर ट्रायंगल अब बन चुका है, आप लोगों को आप इस आग को बुझाना है, तो बुझाने के लिए आपको इस फायर ट्रायंगल में जो इसके 3 एलिमेंट्स है, फ्यूल है, ऑक्सीजन की सप्लाई है और इसको जो हीट मिल चुकी है, इन तीनों चीजों में से एक चीज को बाहर निकालना है। आप फ्यूल को भी बाहर निकाल सकते हो, उसको हम अपने टर्मिनोलॉजी में स्टारवेशन बोलते हैं। आप ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकोगे, उसको हम सफोकेशन बोलते हैं। या हम इसको पानी मारेंगे, इसको ठंडा करेंगे, इसका टेम्परेचर कम करेंगे ताकि ये कंटिन्यूअसली न जल पाए, तो उसको हम कूलिंग बोलते हैं। तीनों चीजों में से आप कोई भी चीज कर सकते हो, लेकिन ये आपको थ्योरेटिकली पता होगा। अब हम आपको अपनी एक्सपीरियंस से बोलेंगे, अगर आप किसी कमरे में गए, वहां पर एक फायर ट्रायंगल बन चुका है, अब आप उस ट्रायंगल में से कौन सा चीज बाहर निकालोगे जिसे आप
कम से कम वक्त में उस आग को बुझा सको, उस फायर ट्रायंगल को डिस्टर्ब कर सको, अपने आप को भी बचा सको और बच्चों को भी बचा सको। उसके लिए आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर समझना होगा, क्लास कौन कौन सी क्लास की फायर है और किस क्लास में हमें मुझे कौन सा वे आउट निकालना है, कौन से इस एलिमेंट को बाहर निकालना है इस ट्रायंगल से जिससे ये आग जल्दी बुझ जाएगी। तो अगर हम किसी कमरे में गए आग बुझाने के लिए, वहां पर हमने देखा जो सामान जल रहा है, लेकिन इनिशियल स्टेज में मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनिशियल स्टेज से बाहर आपको काम नहीं करना है। आपको लग रहा है उस वक्त सॉलिड फ्यूल जल रहा है, जैसे फर्निशिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, कर्टेन्स हो सकते हैं, पर्दे हो सकते हैं, बेडिंग हो सकती है, या कोई और सामान, कोई और फ्यूल जो सॉलिड शेप में होगा। अगर सॉलिड फ्यूल में आग लगी होगी उसको हम क्लास ए फ्यूल फायर बोलते हैं। क्लास ए फायर में आपको दो काम करने हैं। अगर हमें लगेगा ये आग जो है ये एक दो पर्दों में, एक चेयर में जल रही है, या कोई ऐसा चीज जल रहा है जिसको हम उठा के बाहर ला सकते हैं, या हम उसको अपनी टर्मिनोलॉजी में स्टारवेशन बोलते हैं, इसको हम बाकी फ्यूल से कट ऑफ करेंगे, ग्राउंड में लाएंगे, ग्राउंड में इसको बुझाएंगे, वो हम इसमें कर सकते हैं। अगर हमें अब लगेगा बड़ा ये जो बेंच है वो जल रहा है जिसको हम दरवाजे से बाहर नहीं ला सकते, या पूरी फर्निशिंग इन्वॉल्व है इसको हम बाहर नहीं ला सकते, तो उस वक्त हमें उसमें कूलिंग करनी है। क्लास ए फायर में हम कूलिंग करते हैं। उसके लिए आपके इंस्टीट्यूशन में वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर्स इंस्टॉल किए होते हैं, या आप सिंपल बकेट और जग की मदद से पानी लाओगे, वो पानी आप उन फ्यूल्स पे मारोगे जो फ्यूल जल रहे होंगे। वो क्लास ए फ्यूल में हम दो तरीकों से इस ट्रायंगल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या हम कूलिंग करेंगे वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर की मदद से, या हम सीधे इस फ्यूल को बाहर ले आएंगे, स्टारवेशन करेंगे। जैसे हम सब गाँव में रहते हैं, अगर हम कभी देखते हैं जिसको हम हेस्ट टाइप बोलते हैं, घास बंद जिसको हम बोलते हैं, अगर वो एक साइड से जल रही होती है, हम उमूमन घरों में काम करते हैं, उसको हम गिरा के जो घास नहीं जली होगी उसको हम उस आग से दूर ले जाते हैं, ताकि फ्यूल उसके सामने नहीं रहता है ज्यादा, स्टारवेशन हो जाती है, जो आग जल रही होती है जो घास वो खत्म हो जाती है, आग बुझ जाती है। तो हमें क्लास ए फायर में दो तरीके इस्तेमाल करने हैं, या हम उसको फ्यूल बाहर निकालेंगे या कूलिंग करेंगे। एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल मैं आपको लास्ट में बोलूंगा, क्योंकि सब एक्सटिंग्विशर एक ही तरीके से इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखेंगे इसी तरीके से हम अपने कमरे में गए, वहां पर अब सॉलिड फ्यूल नहीं है, वहां पर लिक्विड फ्यूल में आग जल रही है। जैसे हम केरोसिन अपने घरों में रखते हैं, पेंट्स घरों में होते हैं, या कोई और लिक्विड फॉर्म में फ्यूल होगा वो हमारे घर में, उसमें अब आग चल रही है। अगर हम उसमें डायरेक्टली पानी मारेंगे, क्योंकि पानी जो है वो भारी होता है तेल से, और तेल गर्म जब वो जलेगा वो गर्म हो जाता है। जब हम घर में सालन पे तड़का लगाते हैं, बघार जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी में, जब हम गर्म तेल पे पानी मारते हैं उस वक्त बहुत जोर की आवाज आती है और छींटे उठती हैं। उसी तरीके से अगर हम जलते हुए तेल पे पानी मारेंगे, एक तो पानी भारी है, दूसरा एक ठंडा होता है, उस वक्त भी छींटे उठेंगी, आग फैल जाएगी और ये आदमी जो है खुद इन्वॉल्व हो जाएगा आग में। तो लिक्विड फ्यूल्स में अगर क्लास बी फायर होगा, लिक्विड फ्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, उस वक्त हमें फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। इंस्टीट्यूशन में वैसे ही जैसे वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल किए होते हैं, वैसे ही फोम टाइप एक्सटिंग्विशर्स भी होते हैं। यूज बिल्कुल सेम है, लेकिन ये फोम करता क्या है, ये फोम इस जलते हुए तेल पे एक लेयर बनाता है, एक ब्लैंकेट बनाता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो रुक जाती है। तो जो ये फायर ट्रायंगल बन चुका होता है उसमें उसको ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, फायर ट्रायंगल डिस्टर्ब होता है, आग बुझ जाती है। अब अगर हम इसी तरीके से अपने घर में या अपने इस इदारे में किसी कमरे में जाएंगे, वहां पर हमें लगेगा अपना सॉलिड फ्यूल जल रहा है, ना लिक्विड फ्यूल जल रहा है, अब गैसेस फायर है, क्लास सी फायर है। गैस को हम कैटेगरी करते हैं क्लास सी फायर में। तो उस वक्त हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे गैस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, या अगर हमारे पास डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर्स होंगे तो हमें उस डीसीपी टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है, उससे वो आग बुझ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम क्लास डी फायर में आएंगे, उसमें मेटालिक फायर्स होते हैं जो कश्मीर में कम होते हैं, जैसे मेटालिक इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर मेटल के साथ काम होता है, वहां पर अगर आग लगी होगी तो उन फायर्स में भी हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्लास ई फायर आता है जो कश्मीर में बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल फायर बोलते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, अब क्लास ई फायर की बात आ रही है। अगर हम किसी कमरे में जाएंगे, वहां पर हमें लगा स्विच बोर्ड में आग है या जनरेटर में आग है, उस वक्त भी हम पानी नहीं मारेंगे, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं पानी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम पानी उस पर मारेंगे, पहला झटका पानी मारने वाले को लगेगा। दूसरी बात, अगर किसी सूरत में वो आग बुझ भी जाएगी, लेकिन जो मॉइस्चर उस स्विच बोर्ड पे रहेगा, उस वायरिंग पे रहेगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जब रेस्टोर करेंगे तो उस वक्त
बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो स्विच बोर्ड किसी काम का नहीं रहेगा और आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उस वक्त हम कैसे इस आग को, इस फायर ट्रेंगल को डिस्टर्ब करेंगे? या हम CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे या DCP टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले स्विच बोर्ड को कोशिश करेंगे पावर की सप्लाई जो है वो कट करेंगे। CO2 गैस क्या करता है उस वक्त, चूंकि आप लोगों को पता ही होगा CO2 गैस जो वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है और ये ऑक्सीजन से ज्यादा भारी होता है। जब हम CO2 का गैस इस्तेमाल करते हैं, ये गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑक्सीजन की जगह लेता है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है और उसमें वही सफोकेशन हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, आग बुझ जाती है। और उसके बाद और एक कैटेगरी बनाई गई इस आग में, अगर किचन में आग होगी, जैसे हमारे खाने का तेल होता है वहाँ पर या बाकी प्लास्टिक का सामान होता है, उस वक्त भी हमें DCP टाइप एक्सटिंग्विशर या मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर जो होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट का, उसका इस्तेमाल हमें करना है। तो कुल मिलाकर हमें देखेंगे सबसे पहले एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए। अगर क्लास A फायर होगा वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, क्लास B फायर होगा उसमें हमें फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, क्लास C फायर होगा DCP टाइप, अगर इलेक्ट्रिकल फायर होगा क्लास C उसमें हमें CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। चूंकि आप लोग प्रोफेशनल्स नहीं हो, आप लोगों को कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली है, या आग उस वक्त होगी जिस वक्त आप लोगों ने कॉटन के कपड़े पहने होंगे या वो वाले मतलब ड्रेस आपने जो जिसमें आग बहुत जल्दी लग जाएगी, आप हमारे तरफ तैयार होके नहीं आते हो आग से फाइट करने के लिए, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस देनी है। अगर आप लोगों ने आप देखा आग है किसी चीज में, आप जज्बे से गए उस आग को बुझाने के लिए, लेकिन अब आपको सबसे पहले आपको अपने आप को बचाना है, फिर आप उस आग पे काबू पा सकते हो और बच्चों को भी बचा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको फार्मूला याद रखनी है SLR। अगर खुदा न खास्ता आग बुझाने के दौरान किसी उस्ताद को या किसी मतलब मैडम को या किसी बच्चे को आग लगे, उसमें आपको फार्मूला याद रखनी है SLR में जो पहला अल्फाबेट है वो है S हमें बताता है स्टॉप। अब आप दौड़ो मत, क्योंकि जब हमें अगर किसी जगह हमें सुई भी चुभ जाती है, हम कोशिश करते हैं भागने की, लेकिन आग की कंडीशन में अगर हमारे कपड़ों ने आग पकड़ ली, हमें भागना नहीं, हमें रुकना है। रुकने से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, आग जो है वो महदूद रहेगी, जिस साइड में आग होगी उसी साइड में कंटिन्यूअस रहेगी। तो उसके बाद L बोलता है हमें ले डाउन, हमें लेटना है। अगर आगे वाले कपड़ों में आगे तो इस साइड को हमें जमीन की तरफ करना है, ले डाउन करता है जिसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, आग बुझ जाए। अब अगर चारों तरफ से आगे, दोनों साइड से कपड़ों को आगे, फिर हमें R बोलते हैं रोल, हमें रोल करना है ताकि आग कम हो जाए, इसमें ये गर्द वगैरह बैठ जाए, ये कम हो जाए। या तब तक हमारा दूसरा साथी ब्लैंकेट की मदद से ब्लैंकेट लाएगा, वो उसके ऊपर ब्लैंकेट बिछाएगा, आग बुझाएगी। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब अगर हम किसी कमरे में गए, बाहर से लोग भाग रहे हैं, हम में से कोई एक जज्बा रखेगा, हिम्मत करके वो अंदर जाएगा। अंदर जाते उसको लगेगा वहां पर धुएं की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, वहां पर धुआं ही धुआं है, उसको दिखाई नहीं देगा किस चीज में आगे। तो उस वक्त भी सबसे पहले उसको अपने आप को बचाना है। उसको धुएं की कंडीशन में क्या करना है, उसको नीचे बैठना है फ्लोर पे, क्योंकि धुआं जो होता है वो गर्म होता है, गर्म चीज जो है वो हल्का होता है, उसकी कंसंट्रेशन छत पर ज्यादा होती है। तो वो नीचे बैठ के क्रॉलिंग करेगा, क्रॉलिंग करते वो वेंटिलेशन तक जाएगा, खिड़की तक जाएगा, खिड़की को खोलेगा, जब तक वो धुआं बाहर जाएगा तब तक वो क्रॉलिंग की पोजीशन में बैठेगा, नीचे ही बैठेगा या वेंटिलेशन खिड़की के बाहर वो चेहरा रखेगा। फिर वो देखेगा आग कौन सी क्लास में है, ये क्लास A फायर है, क्लास B कौन सी क्लास की फायर है, फिर वो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगा मुझे कैसे इस आग को टैकल करना है। इसी तरीके से और एक कंडीशन आती है, अगर हम किचन में गए, आग की आवाज है, लेकिन किचन में LPG की स्मेल बहुत ज्यादा है, क्योंकि LPG भी अगर हम ज्यादा इनहेल करेंगे उससे भी हमें चक्कर आएगा या हम मर सकते हैं। LPG की कंडीशन में हमें नीचे नहीं बैठना है, क्योंकि LPG जो है वो लिक्विफाइड कंडीशन में होता है, बहुत ठंडा होता है, ठंडा चीज जो है वो बाहरी होता है, इसकी कंसंट्रेशन कमरे में ग्राउंड पर ज्यादा होती है। तो अगर हम क्रॉलिंग करके जाएंगे, हम ज्यादा LPG इनहेल करेंगे, तो हमें उसके मतलब ड्रॉबैक्स पे कुछ मतलब इसमें हमें चक्कर भी आ सकता है, हम वहीं पर गिर सकते हैं। तो LPG की कंडीशन में हमें काउंटर के ऊपर से जाना है या टेबल के ऊपर से जाना है या अपने पंजू पे उठ के वेंटिलेशन तक जाना है, खिड़की खोलें, जब तक LPG बाहर जाएगा फिर हम डिसीजन लेंगे ये खाली लीकेज है या आग है, फिर हम डिसीजन लेंगे हमें कौन से तरीके से आग को बुझाना है। ये कुछ कंडीशन है। और स्कूल में हम आप बोलते हैं, अगर जहाँ पर भी आपको फायर एग्जिट्स होंगे जहाँ से बच्चे बाहर भाग सकते हैं, उन चीजों को आपको सबसे पहले जैसे आग की आवाज होगी उनको खोलना है, उन खिड़कियों को, उन दरवाजों को खोलना है, ताकि बच्चे जो हैं वो पहले बाहर जाएं और आग में वो महफूज रहे।
या अगर छोटे बच्चे किसी जगह पर ऊपर होंगे, जैसे प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उस वक्त हमें एक बच्चे को गोद में उठा के भागना नहीं है, हमें कम से कम एक ब्लैंकेट में 4-5 बच्चों को रखना है, फिर दो तरफ से एक सर एक साइड से आएगा, दूसरा सर दूसरे साइड से आएगा, उन बच्चों को लिफ्ट करके वो ग्राउंड तक लाएंगे ताकि सफोकेशन की वजह से, धुएं की वजह से वो बच्चे ना मर जाएं। या अगर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स होंगे लैबों में, तो उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमें नीचे सेपरेट करना है इस आग से, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, महदूद हो जाए। इसके बाद अब अगर हमने देखा आग है और आपने अपनी प्रिकॉशंस भी देखी, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने इनिशियल स्टेज पे। अब आप लोगों को एक्सटिंग्विशर सिलेक्ट करना है। एक्सटिंग्विशर पे आग के टाइम पे हमें ये फुर्सत नहीं होती, हम पढ़ेंगे एक्सटिंग्विशर पे वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर कौन सा है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर कौन सा है, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर कौन सा है। इसके ऊपर कलर कोडिंग होती है, कलर कोडिंग से हमें पता चलता है कौन सा एक्सटिंग्विशर, ये कलर से हमें पता चलता है ये कौन सा एक्सटिंग्विशर है। जैसे ये वाला एक्सटिंग्विशर है, इस पे ब्लू कलर का बैंड लगाया है, ये ब्लू कलर है इस पर, इस पे ये प्लास्टिक का बैंड भी हो सकता है, नीचे भी इस पे प्लास्टिक का बैंड होता है। तो ये ब्लू कलर जो डिनोट करता है, ये बोलता है मैं DCP टाइप एक्सटिंग्विशर हूँ। अब अगर हमें वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, पहली बात हम करेंगे वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर की, उस पर ये बैंड जो होता है ये रेड कलर का होता है, रेड कलर दिखाता है ये वाटर टाइप है। फिर अगर हम DCP टाइप एक्सटिंग्विशर देखेंगे, ये ब्लू कलर का बैंड उस पर लगाया होगा। अगर हम फिर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर देखें, उस पर पिंक कलर का बैंड या येलो कलर का बैंड होगा। उसी तरह हमें CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं, उस पर ब्लैक कलर का बैंड लगाया होता है, उसी कलर से हमें पता चलता है ये कौन सा एक्सटिंग्विशर है। लेकिन हमारे जो इंतजामिया होती है, चाहे स्कूल होंगे, हॉस्टल होंगे या घरों में भी, हमें कोशिश करनी है जहाँ पर हमें स्टोर रूम होगा, स्टोर रूम के बाहर हमें वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर ही इंस्टॉल करना है, ताकि अगर वहाँ पर आग होगी वो सॉलिड फायर ही होगी, सॉलिड फ्यूल ही इन्वॉल्व होगा, उस वक्त वो बुझाने वाला आदमी जो वो वही एक्सटिंग्विशर उठाएगा। जहाँ पर किचन होगा, किचन के बाहर वो पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर रखेगा, ताकि उस वक्त टाइम ज़्यादा ना हो, ज़ाया ना हो। अगर किचन में आग है, किचन है, या अगर इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड है या जनरेटर इंस्टॉल किया है, वहाँ पर हमें CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर ही इंस्टॉल करना है। तो अब अगर हमने हिम्मत की, आग बुझाने के लिए हम गए, अब हमने आग को आइडेंटिफाई भी किया ये कौन सी क्लास की आग है, हमने अब एक्सटिंग्विशर को भी लाया। लेकिन एक्सटिंग्विशर को लाने के बाद हमारा जो एक्सटिंग्विशर ये फिट होना चाहिए। जब ये फिट होगा, फिर इसको इस्तेमाल करने वाला भी इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, वो खुद भी बचेगा और वो बच्चों को भी बचाएगा। एक्सटिंग्विशर को हमें मॉनिटर करना है, हमें इसका चेकअप करना है, कम से कम साल में 2 बार, 6 महीने के बाद इसका चेकअप करना है। अब अगर हम इसका चेकअप है, इसकी मेंटेनेंस जो हम बोलते हैं, इसकी मेंटेनेंस हम स्कूल पे, हॉस्टल में, अपने घरों में कैसे करेंगे। सबसे पहली बात हमें क्या देखना होता है, इसमें छोटा सा एक सुराख होता है यहाँ पर, जिसको हम अपर्चर बोलते हैं। ये अपर्चर हमेशा ओपन होना चाहिए, इसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, ना इसमें डस्ट होना चाहिए, ना स्पाइडर वेब्स होनी चाहिए। या अगर हमने किसी वक्त इसको इस्तेमाल किया, जो वो पाउडर इसमें लगेगी या फोम लगेगा, वो इसके ऊपर जमना नहीं चाहिए। तो अगर कभी भी हमें लगेगा ये ब्लॉक है, हमें किसी भी चीज़ से इसको क्लियर करना है, वो ब्लॉकेज बाहर निकालनी है, ताकि जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसमें जो नाइट्रोजन गैस हाई प्रेशर से भरा हुआ होता है, उसकी मदद से जो पाउडर है वो हाई प्रेशर से बाहर आएगी। अगर ये अपर्चर आगे से ब्लॉक हुआ होगा, तो उसके चांसेस ये होंगे ये जो पाइप है डिस्चार्ज ये फट जाएगा, जो आदमी इस्तेमाल करने वाला होगा उसको नुकसान हो जाएगा। तो ये पहले बात जो है, ये अपर्चर ओपन होना चाहिए। दूसरी बात जो है, यहाँ पर ये गाज, प्रेशर गाज लगा है या कर्सर जो इसमें है, इसमें को हमें मॉनिटर करना है हमेशा। इस पे 3 कलर्स होते हैं, रेड कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर से रेड कलर। राइट साइड से भी रेड कलर है इसको, लेफ्ट साइड से भी रेड कलर है इसको, ग्रीन बीच में इसको ग्रीन कलर है। हमेशा जो कर्सर या पॉइंटर है वो हमेशा इस ग्रीन कलर पे होना चाहिए। अगर इसमें जो नाइट्रोजन गैस मैंने बोला, इसमें DCP की पाउडर होती है, सोडियम अमोनियम मोनोअमोनियम फास्फेट होगा इसमें, या सोडियम बाइकार्बोनेट की पाउडर होगी, उसके ऊपर इसमें नाइट्रोजन का गैस जो होता है वो हाई प्रेशर से स्टोर किया होता है। उसका प्रेशर हमें देखने के लिए, इसमें प्रेशर है नहीं है, वो ये गेज हमें दिखाता है। अगर ये प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगा, इस नाइट्रोजन गैस का प्रेशर, तो जो इसमें कर्सर है, पॉइंटर है, ये राइट साइड से डिप करेगा, ये राइट साइड की रेड लाइन पे आएगा। अब जब रिफिल हम इसको करवाते हैं, उस वक्त अगर किसी भी गलती की वजह से या टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से ये गैस जो है ज़्यादा चला जाएगा इसमें, तो ये जो कर्सर है ये 20 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होकर राइट साइड की तरफ डिप करेगा। अगर ये कर्सर लेफ्ट साइड पे आएगा, उस वक्त भी इसको रिफिल करना है। अगर इसमें जो गैस का प्रेशर है वो ज़्यादा बड़ा होगा, ये राइट साइड पे डिप करेगा, उस वक्त भी इसको प्रोफेशनल के पास ले जाना है, इसको रिफिल करवाना है। ये चीज़ याद रखना है। तीसरी बात जो इसमें ये नेक है, नेक को हमें देखना है हमेशा, इस नेक पे जंग मत चढ़ गया है, इस पे रस्ट मत आ गया है, क्योंकि जो इसमें पाउडर होती है, चाहे वो मोनोअमोनियम फास्फेट होगा या सोडियम बाइकार्बोनेट की पाउडर होगी, वो बहुत बारीक होती है।
اس لیے وہ باریک رکھی جاتی ہے تاکہ وہ آرام سے اس اپرچر سے باہر آ جائے. اگر اس میں موئسچر چلا جائے گا اس میں کیکنگ ہو جائے گی, کیکنگ جس کو ہم کشمیر میں پھور بولتے ہیں, اگر اس میں کیکنگ ہو جائے گی تو وہ اس اپرچر سے باہر نہیں آئیں گی, وہ بلاکیج ہو جائے گی, اس میں بلاسٹ ہونے کا خطرہ اس وقت بڑھ جائے گا. تو اگر ہمیں ادھر لگے گا ادھر موئسچر ہے اس کالر پہ, تو اس کا یہی مطلب ہے اس کے اندر موئسچر چلا گیا اس وقت بھی ہمیں اس کو ریفل کروانا ہے, اس کو چینج کروانا ہے. اب اگر ہمیں دیکھا آگ کون سی کلاس میں, آگ کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا, ایکسٹنگوشر کو بھی سلیکٹ کیا, اپنے پریکاشنز بھی لیے, پھر ایکسٹنگوشر ہمارا فٹ بھی ہے, اب ہمیں اس ایکسٹنگوشر کو یوز کرنا ہے, یہ یوز کرنا آنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات ہمیں کیا کرنا ہے, بھاگتے بھاگتے جب ہم اس ایکسٹنگوشر کو اٹھائیں گے اس سائڈ سے اس کو یہ تار کا ایک ٹکڑا لگا ہوتا ہے جس کو ہم سیل بولتے ہیں, یہ اس وائر کی شیپ میں بھی ہوگا, یہ پلاسٹک بھی ہوتی ہے, یا اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا بینڈ لگایا ہوتا ہے, جیسے راکھی لگاتے ہیں ویسے اس کے اوپر پلاسٹک کا ایک بینڈ ہوتا ہے. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ہمیں اس سیل کو توڑنا ہے. جب ہم اس سیل کو توڑیں گے پھر ہمیں پھر سے فارمولا یاد رکھنی ہے پاس, PASS. پاس میں جو پہلے سر توڑے ہم اس کی سیل, اگر آپ بولیں گے ہم توڑیں گے پھر دکھائیں گے, اگر خالی آپ کو نہیں دکھاؤ یہ ختم ہو جائے گا نا, لیکن دل کے مطلب کی ٹریننگ یہ پورا ختم ہو جائے گا. سر یہ ختم ایسے نہیں ہوگا, نہیں جب استعمال جب تک ہم اس کو پورا دبائیں گے تب تک یہ سیل توڑنے سے ختم نہیں ہوگا. تو پھر تھوڑا کر سکتے ہو, وہی میں بول رہا ہوں نا, یہ ون ٹائم تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اس سیل کو توڑنا ہے. جب ہم اس سیل کو توڑیں گے, جو اس میں یہ سیفٹی پن لگی ہے, سیفٹی پن کس وجہ سے لگی ہے تاکہ ایکسیڈنٹلی اگر تم لکھا ہوگا چلو کوئی وہ پریکٹیکل میں دکھائیں گے, کوئی بات نہیں. تو جب ہم اس سیل کو توڑیں گے جو یہ سیفٹی پن ہے یہ ایک سائڈ سے کھل جائے گی. تو دوسری بات ابھی ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں فارمولا بھی یاد رکھنا ہے پاس, PASS. پاس کا جو پہلا الفابیٹ ہے پی ہمیں بولتا ہے پل دا سیفٹی پن, سیفٹی پن کو کھینچنا ہے. لیکن سیفٹی پن یہ تھیوریٹیکلی ہے, آپ میں سے کسی نے کھینچی ہے یہ سیفٹی پن آج تک؟ نہیں. وہی بات ہے, اگر ہم اس دونوں ہینڈل کو دبا کر اس سیفٹی پن کو ہلانے کی کوشش کریں, یہ سیفٹی پن نہیں ہلے گی. ہمیں اس میں کیا کام کرنا ہے, اس اوپر والا جو حصہ ہے اس کا, اس کو لیور کو چھوڑنا ہے, نیچے والے لیور کو پکڑنا ہے, پھر یہ آرام سے موومنٹ کرتے ہیں ادھر ادھر. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آرام سے موومنٹ کرے, لیکن اگر ہم اس کو دبائیں گے پھر یہ موومنٹ نہیں کرے گی. تو پل کرنے کے لیے ہمیں نیچے والے جو اس کا پورشن ہے اس کو پکڑنا ہے, پھر اس کو پل کرنا ہے. اب جب ہم نے اس کو پل کیا پھر دوسرا ہمیں الفابیٹ آتا ہے اے ہمیں میڈم جب ہم نے پہلے سیل توڑی, سیل توڑنے کے بعد ہمیں اس لیور کو نہیں پکڑنا ہے, ہمیں اس وقت پل کرنے کے لیے ہمیں لیور کو نہیں دبانا ہے, ہمیں نیچے والی ہینڈل کو پکڑنا ہے. جی اگر ہم اوپر والی ہینڈل کو پکڑیں گے تو پھر یہ ہلے گا نہیں, یہ پین باہر نہیں آئے گی. ہم نیچے والے لیور کو پکڑیں, نیچے والے سائڈ کو پکڑ کے اس کو آرام سے کھینچ سکتے ہیں اندر باہر. ہمیں عموماً شکایت آتی ہے ہم جب بھی اس کو سیل توڑتے ہیں پھر ہم پن نہیں نکال پاتے. پن اسی لیے باہر نہیں آتے کیونکہ آپ دونوں ہینڈل اس کو پکڑتے ہو, جب ہم زور سے پکڑتے ہیں یہ ہلتی نہیں ہے, ہمیں نیچے والے پورشن کو پکڑنا ہے, پھر یہ آرام سے موومنٹ کرتے ہیں. اب جب ہم نے پن کو باہر نکالا, پی ہم نے پاس کیا, پل دا سیفٹی پن, پھر ہمیں لیفٹ ہینڈ میں اس ڈسچارج ٹیوب کو پکڑنا ہے, اس نوزل کو پکڑنا ہے. ہمیں اے بولتا ہے ایم ایٹ دا بیس آف فائر, ہمیں پہلے جہاں پر آگ کی بیس ہے وہاں پر ہمیں ایم کرنا ہے, نشانہ لینا ہے. یہ ہم کیوں بولتے ہیں ایم ایٹ دا بیس آف فائر, اس پہ ہم زیادہ زور دیتے ہیں چونکہ آج کل جو ہم یہ فٹنگ کرتے ہیں گھروں میں الیکٹریکل فٹنگ وہ انڈر گراؤنڈ رہتی ہے. اگر سوئچ بورڈ میں آگ ہوگی, جو پائپ ہوتی ہے وہ ٹیوب ہوتا ہے, اس کی مدد سے دھواں باہر کسی پوائنٹ سے نکلتا ہے. ہم اس ایکسٹنگوشر کو لے کے اس دھوئیں پہ استعمال کریں گے, ایکسٹنگوشر بھی ضائع ہو جائے گا اور آگ بھی نہیں بجھے گی. تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے بیس کہاں پر ہے فائر کی, آگ کی مین سیٹ کہاں پر ہے, وہاں پر ہمیں نشانہ لگانا ہے. پھر ایس میں ہمیں سکویز ہینڈل کرنا ہے, ہینڈل کو دبانا ہے. اس کے ساتھ جو ایکسٹنگوشن مٹیریل ہوگا اس میں وہ باہر آئے گا. پھر ہمیں لاسٹ والا ایس بولتا ہے سویپ ایٹ دا بیس آف فائر, ہمیں چاروں طرف سے اس کو جیسے ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں جھاڑو لگاتے ہیں ویسے ہمیں جھاڑو کی طرف اس کو لگانا ہے, تو اس سے آگ بجھ جائے گی. لیکن جو آپ کا ایکسٹنگوشر ہے اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں گے یہ ہے کیا,
इसमें इसकी डिफिनीशन ही है, ये वो सामान है, ये वो एक्सटिंग्विशन इक्विपमेंट है जो आग की इनिशियल स्टेज पे आग पे काबू पा सकता है। फर्स्ट एड के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आग फर्स्ट मतलब इनिशियल स्टेज से बाहर आ गई, फिर ये इस्तेमाल करना और ना करना एक ही बात है, क्योंकि ये फिर मदद करेगा आपको ज़्यादा बढ़ने में, आपको ये बुझाएगा नहीं। क्योंकि जो इसमें सामान है सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो खुद भी जलता है, उसका जो ऐश पे रहते हैं वो ऐश फिर आग को बुझाती है। अगर हम इनिशियल स्टेज में इसको यूज़ करेंगे ठीक है, इनिशियल स्टेज के बाद इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने जो प्रिकॉशंस है, आपको जो हमने बोला SLR, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम देखेंगे वादी कश्मीर में, चूंकि ये वो इधर एंगल और डिस्टेंस का सर, इसमें अगर ये जितना आपके पास एक्सटिंग्विशर बड़ा होगा उतना ज्यादा नाइट्रोजन गैस उसमें रिफिल होगा। ज्यादा से ज्यादा हम 1 मीटर या 2 मीटर से हम इस पे अटैक कर सकते हैं। वो बिल्कुल वही बात है, अगर नाइट्रोजन गैस पूरा इसमें होगा फिर आराम से 1 मीटर से 1.5 मीटर तक आप दूर बैठ सकते हो। और साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अगर ओपन में आग है या जो आग की लपट होती है उसके साइड से आपको नहीं जाना है, उसके कोशिश करें आपको पीछे से आने की, उसके अपोजिट डायरेक्शन से आना है, इसको यूज करना है। अब अगर हम देखेंगे इसके बाद वादी कश्मीर, चूंकि हम उस उदारे में है जहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं और बच्चों को हम देखते हैं ये ज्यादा इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हम बड़ों के मतलब हमसे कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो बच्चे ज्यादा बात लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो कश्मीर में और इस बड़गाम के डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा शरह जो है आग की, 3 टाइप की आग जो होती है वो बहुत ज्यादा लग रही है यहाँ पर। उसमें सबसे पहली जो है वो इलेक्ट्रिकल फायर्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, दूसरी जो है गैसेस फायर्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, और तीसरा जो हम फल की स्टोरेज करते हैं अपने घरों पे, जो हम ड्राई ग्रास की स्टोरेज करते हैं या चारकोल की स्टोरेज करते हैं, उससे भी आग की शरह जो है परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जैसे हमें हेल्थ वालों ने जो नारा लगाया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो कोविड के दौरान हमें बोलते हैं एहतियात करो, इलाज से बेहतर एहतियात है, वैसे ही फायर सर्विस का भी स्लोगन है फायर प्रिवेंशन इज बेटर देन फायर फाइटिंग। अगर हम फायर प्रिवेंशन मेजर्स वही लेंगे ताकि आग ना लगे, तो ना आपको अपने आप को खतरे में डालना है, ना हमारा घर खतरे में पड़ेगा, ना हमारे बच्चे या स्कूल खतरे में पड़ेगा। तो कुछ प्रिवेंशन में आपको बोलूँगा जो हमें अपने घरों पर भी लेने हैं, अपने इदारों में भी लेने हैं, और अगर हमारे पास कमर्शियल स्ट्रक्चर्स होंगे, चाहे वो गाँव खानों की शक्ल में होंगे या जो हमारे ये होते हैं कमर्शियल दुकान वगैरह वो होंगे, तो वहाँ पर भी हमें वो प्रिकॉशंस लेने। सबसे पहली बात अगर हम करेंगे इलेक्ट्रिकल फायर्स की, इलेक्ट्रिकल फायर्स में हम कौन सी गफलत करते हैं या कौन से हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। सबसे पहली बात हम करते हैं, हम मकान बहुत बड़ा बनाएंगे या कमर्शियल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाते हैं। हम 2 ही काम कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, या तो हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं या हम एक मकान अपने सर्विस में बनाते हैं। लेकिन उस मकान को बनाने के बाद हम जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग की बात जब आती है, कभी भी हम फायर प्रूफ वायर नहीं लाते, हम सिंपल वायर लाते, महंगे लाएंगे लेकिन फायर प्रूफ हम नहीं लाते। अगर हम फायर प्रूफ वायर लाएंगे तो अगर कोई और आग भी होगी, कम से कम शॉर्ट सर्किट की वजह से वो आग बढ़ेगी नहीं। दूसरी बात, जब हम सब स्टैंडर्ड वायरिंग लगाते हैं फिर हम ओवरलोडिंग करते हैं, ज्यादातर विंटर्स में ओवरलोडिंग की वजह से जो उस पर वो रबर की कवर होता है उसके ऊपर वो पिघल जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है। तो ओवरलोडिंग को कम करना है। तीसरी बात ना सर, उसके बाद भी हम वो कुंडा वगैरह लगाते हैं, वो देखेंगे। इसके बाद हम और एक काम करते हैं, अब हमें फिटिंग वायर अब हमने लाई, अब हमें उसमें फिटिंग करनी है। फिटिंग वाला जो होता है उसको हम कभी भी ये नहीं कहते आपने कौन सी ITI की सर्टिफिकेट है आपके पास, कहाँ पर आपने सीखा है। जैसे नाई हमारे पास बिहार के नाई आते हैं, एक नाई दूसरे नाई को सिखाता है, वही फिर उस्ताद बन के दूसरा दुकान डालता है। वैसे हमारा एक फिटर दूसरे फिटर को सिखाता है, दूसरा फिटर तीसरे फिटर को सिखाता है। जब अब हमें अपने घरों में फिटिंग करनी होती है, हम 3 फिटरों को बोलते हैं हमें आप एक पॉइंट के कितने चार्जेस करोगे। जो सबसे कम चार्जेस लेता है हम उसको बोलते हैं हमारे मकान की फिटिंग करो। ना उसके पास कोई सर्टिफिकेट होती है ना उसको कोई मालूमात होती है, तो हम उसको सब स्टैंडर्ड सामान लाते जाते हैं, वो भी लगाता जाता है, वो हमें कोई बेनिफिट नहीं देता है, उससे हमें डिजास्टर होगा हमारे घरों में। तो हमें आइंदा क्या काम करना, अगर आप फिटिंग करनी होगी कम से कम हम प्रोफेशनल को लाएंगे, उसी से वो फिटिंग कराएंगे। कश्मीर में और एक बात है, हमें विंटर्स में कुछ ऐसे अप्लायंस इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो बाहर के स्टेट्स में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे हम ब्लोवर्स और हीटर्स की बात करें, जब गर्मियाँ आती हैं हम ब्लोवर्स और हीटर्स को उठा के ठेलों में भर के अपने एटिक पोर्शन, जिसको हम क्यूनी बोलते हैं, क्यूनी पे रखते हैं। लेकिन आज विंटर्स में जो हमारे बच्चे हैं वो उन ब्लोवर्स में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं, और जब हम उनको स्टोर करते हैं, चाहे कबोर्ड्स में रखेंगे या एटिक पोर्शन पर रखेंगे, उसमें स्पाइडर वेब्स भी जाते हैं और गर्द भी जाता है। जब हम उसको विंटर्स में फिर से बाहर लाते हैं
उस हीटिंग अप्लायंस के जैसे आपको पता ही होगा 2 पार्ट्स होते हैं, हीटिंग पार्ट अलग होता है और उसका अपना कूलिंग पार्ट अलग होता है। हीटिंग पार्ट जब भी हम उसको प्लग लगाएंगे विंटर में, हीटिंग पार्ट आराम से काम करता है, लेकिन उन कागज के टुकड़ों की वजह से, उस स्पाइडर वेब्स की वजह से या गर्द की वजह से, गर्द गुबार की वजह से उसका जो फैन वाला कूलिंग वाला पार्ट है वो जाम हो चुका होता है। अगर वो फैन पूरी तरफ से अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, जो हमारा ब्लोवर होता है वो ओवरहीट हो जाता है, ओवरहीट होने के साथ फर्निशिंग इन्वॉल्व हो जाती है, फर्निशिंग के साथ पूरा मकान इन्वॉल्व होता है। तो अब हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, जब अब विंटर्स आएंगे 10 दिन पहले हमें उन ब्लोवर्स को, उन हीटर्स को बाहर लाना है, उनको खुद खोलना है, उनकी सफाई करने या प्रोफेशनल के पास ले जाना है, उनकी सफाई करने फिर इस्तेमाल करना है। और एक काम करते हैं हम, खासकर चाहे स्कूल होंगे, हॉस्टल होंगे, विंटर्स में हमें चाय बनाने का सामान, मतलब वो मतलब छोटे दर्जे का एक किचन जैसा बनाते हैं कि एक हीटर लगाते हैं हम, या हीटिंग के लिए कोई सामान लगाते हैं। हमें एक दीवार के एक साइड से कमरे में दूसरे साइड तक हमें पावर ले जाना होता है, पावर की सप्लाई। उस वक्त हम कभी भी अच्छी तरीके से फिटिंग करके साइड से नहीं ले जाते हैं तार को, हम फर्निशिंग के नीचे से शॉर्टकट में तार ले जाते हैं ताकि हमारे 1-2 मीटर तार बच जाए, लेकिन फिर उसी तार के ऊपर हम चलते रहते हैं, या घरों में बच्चे भी उसी के ऊपर चलते रहते हैं। अगर किसी भी जगह वहाँ पर कनेक्शन लूज पड़ जाएगा, फिर हम प्लग लगाएंगे, वहाँ पर स्पार्क उठ जाएगी, वो स्पार्क फर्निशिंग पकड़ेगी, आग लग जाएगी। तो आज के बाद से जब भी हम अब उसको इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर हम वायरिंग करेंगे ताकि उससे भी हम उस खतरे से भी बच जाए। दूसरी बात, अब अगर हम आएंगे गैस फायर्स में, गैस फायर्स में हम कौन से प्रिकॉशंस हमें लेनी। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, हम इस गैस के जो सिलेंडर है इसको हम इंस्टॉल करते हैं किचन के अंदर ही, हम किचन के बाहर इसको नहीं लगाते हैं ताकि एक ऑन ऑफ करने में हमें आसानी होगी, दूसरा जो वो होज या ट्यूब होगा उसकी लेंथ कम हो जाएगी, खर्चा कम आएगा। लेकिन उससे कौन से हमें खतरात होते हैं, हमेशा हम देखते हैं जब भी आग लग जाती है हम भाग जाते हैं ताकि गैस ना फटे, लेकिन आग की वजह से कभी गैस नहीं फटता। अगर इसमें लीकेज होगी फिर उसमें आग लग जाएगी, अगर ये 10 दिन तक जलता रहेगा, इसमें ब्लास्ट नहीं होगा, ये नहीं फटेगा, क्योंकि इसमें गैस बाहर आता रहता है। गैस हमेशा ब्लास्ट होता है जब इसका इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है, इसमें जो अंदर का प्रेशर होता है गैस का वो जब बढ़ जाता है। तो इसमें कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना होता है, जब नॉर्मली इसको हम रिफिल करवाते हैं उस वक्त जो इसका अंदर का गैसेस प्रेशर होता है, इसमें एलपीजी होता है वो 2 सूरत में होता है, आधा लिक्विफाइड पोर्शन में होता है, ऊपर उसके वेपर्स होते हैं। जितना हम आगे इस्तेमाल करते जाते हैं उतना वेपर्स उठते जाते हैं, इसमें बैलेंस रहती है। जब हम इसको रिफिल करते हैं 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इसका इंटरनल जो प्रेशर रहता है उसको वो 12 एटमॉस्फेयर तक होता है, लेकिन हाईएस्ट जो विद स्टैंड कर सकता है ये सिलेंडर वो है 14.9 एटमॉस्फेयर। अब अगर हमने इसको इसमें किचन में इसमें इंस्टॉल किया, इसमें एक साइड से हमारी माँ या बहन हीटर भी लगाती है, तो उस या स्टोव रखते हैं, उसकी हीट की वजह से जो इसमें लिक्विफाइड पोर्शन होता है उस हीट की वजह से उसमें वेपर ज़्यादा होते हैं, इसमें अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किसी वक्त भी अगर उस हीट की वजह से इसका जो इंटरनल प्रेशर है गैसेस प्रेशर वो 12 एटमॉस्फेयर से बढ़ के 14.9 एटमॉस्फेयर के क्रॉस करेगा वो, तो हम एक साइड से खाना खाएंगे, बच्चे खेलते रहेंगे, हमारी माँ बहन काम भी करते होंगे, इसमें ऑटोमेटिकली आग के बगैर भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो उस ब्लास्ट से बचने के लिए हमें इसको किचन से उठा के इसको बाहर रखना है ताकि इसमें जो प्रेशर है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, या अगर इसमें किसी भी तरीके से लीकेज होगी वो लीकेज डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, किचन में वो लीकेज नहीं रहेगी। पहली बात हमें ये करनी। दूसरी बात, जब भी हम इस रेगुलेटर को ऑन और ऑफ करते हैं उस वक्त अगर हमें लगेगा इस उंगली और इस उंगली पर मॉइस्चर आ गया है या हमें स्मेल आ रही है गैस की, उसका मतलब है ये रेगुलेटर जो है इसमें लीकेज है, माइनर लीकेज है लेकिन लीकेज है, उस वक्त रेगुलेटर को जब हम इस सिलेंडर को बाहर रखें फिर समर्स में तो धूप का तो खतरा नहीं है ना? जी, धूप से उतना ज्यादा खतरा, क्योंकि उसमें धूप के 24 घंटे धूप इस पे नहीं रहेगी, कम से कम एक टाइम पे शेड भी आएगी इसमें, तो कम से कम इसको बेहतर है कि अगर शेड में ही शेड में बेहतर है, शेड में ही रखना है। तो अगर हमें लगेगा इन 2 उंगलियों पे मॉइस्चर आ गया या स्मेल आ रहा है उस वक्त रेगुलेटर को बदलना है। अब इसके बाद अगर हम होज पे आएंगे 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद हमें उस होज को मरोड़ना है, मरोड़ के उसको चेक करना है उस होज पे उस ट्यूब में क्रैक्स मत आ गए, अगर उस पे क्रैक्स होंगे तो उस ट्यूब को बदलना है, नया ट्यूब लगाना है। फिर अगर हम गैस के स्टोव पे आएंगे, गैस के स्टोव के ऊपर वो बर्नर होते हैं जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, 1 महीने के बाद उसको उठा के उसको अच्छी तरीके से धोना है, उसके उन सुराख उसको क्लियर करना है, अगर उस पर कोई ब्लॉकेज होगी उसको भी रखना है। और एक बात है, जो हमारी माँ बहनें होती हैं घरों में वो इस गैस के सिलेंडर पे या तो वो चाय रखेंगी या दूध रखेंगे सुबह, फिर वो दूसरे काम के लिए जाते हैं, वो या बच्चों को पढ़ाते हैं या झाड़ू देने के लिए जाते हैं, उनको वहीं पर कोई और नेबर की औरत मिलती है वो उसके साथ बात करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो उस दूध में उबाल आ जाता है या चाय में उबाल आएगा वो उसी बर्नर पे गिर जाती है। तो
تو اس کی وجہ سے جو ہے فلیم بجھ جاتی ہے لیکن گیس کا اخراج کنٹینیو رہتا ہے. اگر نارملی ایک کمرے میں ایک کچن کے کمرے میں 2% سے زیادہ LPG کی کنسنٹریشن بڑھ جائے گی گیس کے ساتھ, مطلب LPG کی اتنا لیکیج ہو گیا 2% سے زیادہ نارمل ایئر جو ہے اس میں اس کی کنسنٹریشن آ گئی. باہر جب اس کو یاد آتا ہے مجھے اندر دودھ ہے وہ دوڑ کے آتے یا وہ میچ سٹک کا استعمال کرتے یا وہ لائٹر کا استعمال کرتے, اس وقت اگر اس وقت 2% سے زیادہ گیس لیک ہو چکا ہوگا اس وقت نارمل جو ایئر ہے وہی آگ پکڑے گا, وہ عورت بھی وہاں پر انوالو ہو جائے گی. تو اس میں پلیز آپ ان اوائڈڈ کوکنگ ہم اس کو بولتے ہیں, ان اوائڈڈ کوکنگ ہم نہیں کریں گے. اس کے بعد اس پہ LPG جو ہے اس پہ بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, وہ جو ہمیں کم پتہ ہوتا ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. چونکہ ہمیں پتہ ہم سوچتے ہیں اس کو جلانے کے کام ہمیں لینا ہے, اس سے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا. لیکن جو اگر ہم دیکھیں گے اس LPG سلنڈر کو, اس میں ایک ہی چیز ہے, ایک ہی والو ہے, ایک ہی سپرنگ ہے جو اس گیس کو باہر آنے سے روکتا ہے, اس کی لیکیج کو روکتا ہے. LPG جو ہے جو آپ کو پتہ ہے وہ ہائیلی کوریسو نیچر کا ہوتا ہے, اسے زنگ بہت زیادہ لگ جاتا ہے. اگر یہ طے شدہ مدت سے زیادہ اس کنٹینر میں رہے گا, اس سلنڈر میں رہے گا, تو اس کی جو سپرنگز ہے اس پر زنگ لگ جائے گا. زنگ لگنے کی وجہ سے جو اس میں آن آف کے لیے وہ پن لگی ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے کام نہیں کرے گی. جب ہم اس کے اوپر ریگولیٹر کو فٹ کریں گے یا تو یہ سائڈ میں کسی جگہ پر بھی لیکیج کر سکتا ہے. تو ہمیں اس ایکسپائر سلنڈر کو واپس کرنا ہے, اس کو گھر میں نہیں رکھنا ہے. ایکسپائری ہم کیسے دیکھتے ہیں اس کی, جیسے اس کا یہ فلیپ ہے, اس کے اندر سے لکھا ہے C24. یہ C کیا ڈینوٹ کرتا ہے اور 24 کیا ڈینوٹ کرتا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. 24 جو ہے یہ سال ڈینوٹ کرتا ہے, ایئر 2024, لیکن C ڈینوٹ کرتا ہے یہ سال کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. A اگر لکھا ہوگا A کا معنی ہے جنوری, فروری اور مارچ, B بولتا ہے اپریل, مئی اور جون, C بولتا ہے جولائی, اگست, سپٹمبر, پھر D بولتا ہے اکتوبر, نومبر اور دسمبر. جیسے اس والے سلنڈر میں لکھا ہے C24, اس میں سیدھی سی بات ہے سال 24 مارچ, اپریل اور مئی تک ہم اس کو استعمال کر سکیں. اگر اس کے بعد ہمارے پاس یہ سلنڈر رہے گا اس کو واپس کرنا ہے کیونکہ یہ ایکسپائر ہو چکا ہوا, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد اگر ہم آئیں گے کچھ جو ہم فالٹ کرتے ہیں گھروں میں جس کی وجہ سے آگ لگ جائے, وہ ہے فالٹ اسٹوریج, جو میں نے پہلے آپ کو بولا. فالٹ اسٹوریج میں ہمیں کون سے پریونشنز لینے ہیں. ہم جب ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں پھر ہم ڈرائی گراس کو لاتے ہیں اور اپنے ایٹتھ پورشن کو جس کو ہم کہنی بولتے ہیں, کہنی پہ سٹور کرتے ہیں. وہیں پر جو ہم چارکول بناتے ہیں, چارکول کو بھی ہم اسی کے ایک سائڈ سے رکھتے ہیں. ہماری ماں بہنیں ونٹرس میں کام کرتے ہیں, وہ کانگڑی میں نیا کوئلہ ڈالنا اور اس سے وہ ایش کو نکالنا, اس کا ٹینا بھی وہ وہیں پر رکھتے ہیں. تو جب کسی بھی وقت اس ایش میں ایک چنگاری اگر رہے گی اور ہوا کی وجہ سے وہ چنگاری اٹھ کے اس گھاس میں چلی جائے گی یا چارکول پہ لگ جائے گی, چارکول ریگنائٹ ہو کے آگ کی شکل لیں گے یا وہ گھاس اس سپار کو پکڑ کے آگ لگ سکتے, تو ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے. یا ساتھ ساتھ ہمارے بچے یا چھوٹے بھائی جو گھروں میں ہوتے ہیں وہ سگریٹ پینے کے لیے ایٹک پورشن پر ہی چلے جاتے ہیں. اگر کسی بھی وقت ان کو لگتا ہے باہر نیچے سے کوئی آ گیا, وہ سگریٹ کو آدھا بجھا کے اس کو پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ گھاس پہ اگر لگ گیا یا چارکول پہ لگ گیا تو اس سے بھی آگ لگ سکتی ہے. تو اس وقت بھی ہمیں یہ اس کا پریونشن بھی ہے, ہمیں اگر گھاس سٹور کرنا ہوگا یا ہمیں چارکول سٹور کرنا ہوگا, ہم ایٹک پورشن میں سٹور نہیں کریں گے. اس کے لیے ہم آنگن میں یا باہر کھیت میں اچھے سے کوئی شیڈ بنائیں گے, ادھر ہی اس کو سٹور کریں گے. اب ہم آپ کو پریکٹیکلی یہ جو آگ کی جو زیادہ واردات ہوتی ہے ہم 3 طریقوں سے آپ کو دکھائیں گے آگ کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہم نہیں کریں گے یہاں پر جس کے چانسز ہوتے ہیں اس کی انفارمیشن بھی آپ کو دیں گے, اور اس کو آپ کیسے قابو پا سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بولیں گے. سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا آگ میں جو فائر ٹرائنگل ہے, فیول, آکسیجن اور اگنیشن ٹیمپریچر, 3 چیز جب مل جاتے ہیں تو آگ بن جاتی ہے. تو ہم پریکٹیکلی آپ کو دکھائیں گے. اوکے یور دین من کن کا اس میں ہم فیول کو باہر نہیں لا سکتے, نہ ہم اس کو ڈائریکٹلی پانی مار سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے سلنڈر کتنا ہو گیا ہے. اگر ہم ٹھنڈا پانی ماریں گے تو کریکنگ کی وجہ سے بلاسٹ کر سکتا ہے. تو اس میں ہم آکسیجن کی سپلائی کو روکیں گے. تو سمپلی اگر اوپن میں ہوگا, اوپن میں ہم آکسیجن کی سپلائی کو پیچھے سے آ کے فلیم کے پیچھے سے آ کے اس کو ہاتھ رکھیں گے اوپر, یہ بجھ جائے گا. لیکن یہ سمپلی اگر اوپن میں ہوگا, لیکن اس کو بجھانے کے بعد ہمیں ذہن میں رکھنا ہے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہمیں ریگولیٹر بند کرنا ہے. اس کو ایکسپیکٹ نہیں ہو رہا ہے کہ ہاتھ سے بجھاتا ہے, اس کو دکھائیے. اور ایک بات آپ کی اور پھر آج یہ کریں گے آپ 2 منٹ
लेकिन पीछे से इसकी गैस की सप्लाई को फिर रोकना है, इसको फिर रेगुलेटर को बंद अब अगर आगे से नहीं जाना है रेगुलेटर खराब मैं हम आपको वही मैं बोलता हूँ, हम आपको सारी कंडीशंस कोशिश करेंगे सारी कंडीशंस, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है इसमें, दूसरी कंडीशन अगर ये इसमें लीकेज है, रेगुलेटर में लीकेज है, या साइड यस मतलब इसी से लीकेज हो सकती है, इसके साइड से लीकेज होगी। लेकिन जो कंपनी है, कंपनी ने उधर से इसमें जो कंट्रोल करने का फ्लैप जो इसमें रखा है, ये प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक इसीलिए लगा होता है, जब इसको साइड से लीकेज होगी ये आग पकड़ेगा तो ये पिघल जाता है। अगर इसमें आग होगी तो उस वक्त आपको दो तरीके, या तो हम नॉर्मल बकेट का इस्तेमाल करेंगे, उससे हम इसको बुझाएंगे, या हम लकड़ी का टुकड़ा लाएंगे, मोटा वाला लकड़ी का टुकड़ा और लंबा वाला, इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे, ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसका ये जो हिस्सा होता है ये पिघल चुका होता है उस वक्त आग की वजह से, तो ये आराम से गिर जाता है, जो इसकी गैस की सप्लाई है वो रुक जाती है। लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली इससे भी दिखाएंगे जिससे वो भी टैकल हो जाएगा। इसमें भी सिंपल यही है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना है। लेकिन अब अगर चारों तरफ से लीक होगा उस वक्त हम नॉर्मल बकेट का इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा हमें जोर से इस पे मारना होता है, ये उसके ऊपर मारा। अब इसमें थोड़े से क्वेश्चन उठते हैं माइंड में। अब हमेशा इस क्वेश्चन में नहीं होगा, इसमें पाइप भी हो सकती है, उस पाइप में लीकेज हो सकती है, उस वक्त हम क्या करेंगे? पाइप में मतलब 3 जगहों पर आग हो सकती है। या तो वो इस इन्वर्टेड पोर्शन में होगा जब पाइप नीचे जाती होगी, जब मतलब आत्म अड़ पाइप बोन वसान या तथ लीक ना अड़ा काउंटरस कुन खसान तथ लीक ना तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन उस काउंटरस पे लीक, उधर भी आग हो सकती है। अब अगर ये नीचे वाली पोर्शन में ऊपर वाली पोर्शन में आग होगी उस वक्त हमें 2 चीज़ करनी है, या हमें जिसको हम तस बोलते हैं घर में, या कोई हम चीज़ लाएंगे उसको हमें भिगोना है, या अपने स्वाकस लेने उसको भिगोना है, पाइप को उधर ही पकड़ना है, पाइप को पकड़ेंगे आग बुझ जाएगी। अब अगर हॉरिजॉन्टल पोर्शन में होगा उस वक्त हम उसको नहीं पकड़ेंगे, हम डर जाएंगे पकड़ने से। उस वक्त हम सैंड का एक बकेट लाएंगे या कुछ केजी लाएंगे सैंड के, उसके ऊपर वो रखेंगे, वो बुझ जाएगा। लेकिन उसमें हमें अवॉइड क्या करना है, हमें ड्राई कपड़े जो होते हैं कपड़ों को उसके ऊपर नहीं मारना है। अगर हम कपड़े उसके ऊपर मारेंगे आग ज़्यादा मतलब बढ़ेगी उसकी वजह से। तो उस वक्त या तो हमें हाथ से पकड़ना है अब कपड़े को गीले करके, या हमें उसके ऊपर सैंड रखनी है अगर हॉरिजॉन्टल पोर्शन में होगा। तो इसके बाद भी और एक चीज़ भी होता है जिससे हम इस आग को बुझा सकते हैं, वो है ब्लैंकेट। अगर हम ब्लैंकेट को लाएंगे, ब्लैंकेट से भी हम इसको आराम से बुझा सकते हैं। लेकिन इसमें हमें ख्याल ये रखना है, ब्लैंकेट को पहले हमें गीला करना है। लेकिन ये जो ब्लैंकेट इसमें थोड़े पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें हम ये जो जिस साइड से हम इसमें अटैक करेंगे वो वाला साइड हमें छोटा रखना है, जो लंबा वाला साइड उसको दूसरे साइड से रखना है। लेकिन आग बुझाने इसके बाद हमें इसको जल्दी नहीं उठाना है, इसमें हमें पूरा जब तक हमें ये गैस की आवाज़ नहीं आएगी, लीकेज की आवाज़ तब तक हमें नहीं उठाना है। हम इसके ऊपर और पानी भी मार सकते हैं, वो हम हमारे हाथ में। लेकिन अगर हम उठाएंगे ये एक ही, जब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी ये बहुत ज़्यादा भड़केगी फिर आग। जब तक हमें गैस की ये आवाज़ नहीं आएगी, गैस लीकेज फ्लेम बुझ गई है, अब गैस इखराज हो रहा है, फिर हमें इसको खोलना है। खोलने के बाद फिर साथ ही पहले रेगुलेटर को पीछे से बंद करना है। अब अगर आप में से कोई करना चाहता है वो प्रैक्टिकली कर सकता है। है कोई अच्छा इतना बाल्टी ना ये मिस भाई साल यासिन साहब की तमाम क्या चीज़ है डिपार्टमेंट अस्पताल में कमल थोड़ा अच्छी विचार पंच होते और वाले बड़ों ने की विचार बड़ों ने तो है छोटा गैस, जब गैस की आवाज़ लगेगी लीकेज है फिर इसको खोलना है, फिर पीछे से बंद करना।
سر بلینکٹ کے بغیر ہم فیرن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں وہ نہیں استعمال کر سکتے ہمیں وہ چیز استعمال کریں جو اس کو پورے اس کے اوپر ریپ ہو سکے جو آکسیجن کی سپلائی کو رکائے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے سر انہوں نے یہ بڑی بڑی پور یہ کرو ڈبل سن جیکٹ اور اس کے ساتھ آکسیجن سپلائی روز برابر کریں ایک ہی اپر لگا تو چونکہ ہم نے اب آپ کو یہ مطلب تھوڑی بہت یہ جانکاری دی جب بھی کہیں آگ ہوگی اگر مطلب آپ جو ہے مطلب سب سے زیادہ عقل مند اور اصلی شہری جو بولتے ہیں سماج کے وہ آپ ہی ہو اگر میں آپ میں سے کسی کو بولوں گا یہاں کا نزدیک اسٹیشن کون سا ہے سر ماگام آپ میں سے کسی کو بھی بڑگام فائر اسٹیشن کا نمبر معلوم ہے فائر اسٹیشن کا کیا آپ کے پاس فیڈ ہے وہ نمبر ہے ماگام کا ہے ماگام کا ہے سر تو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں پروگرام کے بعد اگر آگ انیشل سٹیج کے باہر آ جائے گی تبھی ممکن ہے ہمارے پاس بھی ہم جلدی سے پہنچیں گے جب ہمیں ڈائریکٹ کال آ جائے گی عموماً کیا ہوتا ہے ہم 101 ڈائل کرتے ہیں اگر 101 بڑگام کا جو فون ہوتا ہے وہ اگر مطلب استعمال میں ہوگا اس وقت یوز ہوگا یہ کال سری نگر چلی جائے گی ڈسٹرکٹ کاندر میں چلی جائے گی یا جموں چلی جاتی ہے اس وقت ہمیں پھر ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے وہ آدمی پھر کیلکولیٹ کرتا رہتا ہے میں نے ان کو بلایا لیکن یہ نہیں آ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کال اس وقت بہت لیٹ پہنچتے ہیں اس سے بہتر ہے اگر آپ ڈائریکٹلی اپنے کنٹرول کو کال کریں گے یا لوکل اسٹیشن کو کال کرو گے اس وقت ہمیں ٹائم بہت زیادہ اس میں بچ جائے گا تھینک یو سر جی سر نمبر